नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। कोरोना महामारी से मुकाबला जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। 24 राज्यों में संक्रमण दर या पॉजिटिविटी रेट कहें 15% है। 8 राज्यों में 5 से 8% संक्रमण दर है। सिर्फ 4 राज्यों में संक्रमण दर 5% से नीचे है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 316 जिलों में मामलों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। जाहिर है हमारे ग्रामीण इलाके संक्रमण से जूझ रहे हैं, जहां अस्पतालों की हालत खस्ता है, ना सुविधाएं काफ़ी हैं, ना उपचार के साधन। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के ग्रामीण इलाके से खबर है कि 14 सरकारी डॉक्टरों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों का ठीकरा उन पर फोड़ा जा रहा है। सुविधाओं का भी अभाव है, सिर्फ बैठकों का दौर चलता है और डॉक्टरों से बुरा व्यवहार किया जाता है। ये डॉक्टर जिले के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को देखते हैं। ये इलाका लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। समस्या ये है कि हम लोग लगातार, हमारी टीमें जो है गांव लेवल से लेके और जिला स्तर की सारी टीमें काम लगातार कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके का समीक्षात्मक दौर चल रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं और हम ही लोग सबसे ज़्यादा जो है काम चोरी कर रहे हैं। हमें हमारे स्तर पे जिलाधिकारी स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है, हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों के स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है और इस समय वर्तमान में मतलब तहसील स्तर पे एसडीएम और तहसीलदार स्तर पे हमारी समीक्षा कर दी गई है। अब इस समय हमारी टीमें सुबह 12 बजे फील्ड में रवाना होती हैं। जितने कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको होम आइसोलेट करती है, दवा किट वितरण करती है, सैंपलिंग कराती है और उसके बाद 4 बजे आके 5 बजे आके एसडीएम साहब के यहाँ से फ़ोन आ जाता है कि समीक्षा करनी है। कोई एमओआईसी तहसील से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है और उसको बाध्य होना पड़ता है कि वो 30 किलोमीटर टीम का काम करा के ड्राइव करके तहसील पे जाके उप जिलाधिकारी महोदय को अपनी समीक्षा दे, अपने काम को प्रूव करे कि हमने काम किया है। हमें काम करने के बाद भी बार बार हमें ये सिद्ध कराया जा रहा है कि शायद हम लोग काम नहीं कर रहे और हमारे काम ना करने की वजह से कोविड संक्रमण जो है वो नियंत्रण के बाहर हो रहा है। बहरहाल उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ मरने वाले ग्रामीणों की तादाद बढ़ी है। मरने वालों में ज़्यादातर को खांसी, बुखार, सांस लेने की दिक्कत है। इसका असर उन्नाव में गंगा नदी के किनारे रौतापुर घाट पर दिखने लगा है। यहाँ 1 महीने में करीब 300 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अब हालत ये हो गई कि जो गरीब परिवार शवों को जलाकर अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे, अपने शवों को नदी किनारे दफना रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान यहाँ पे गए थे, इलाके का दौरा किया। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। पहले उन्नाव में गंगा जी के किनारे रौतापुर में ये बालू में ढेरों कब्रें बनी हुई नजर आ रही हैं और ये सारी कब्रें जो हैं ताजी हैं, क्योंकि बालू अगर इनको देख करके ये समझा जा सकता है कि ये हाल में ये लोग यहाँ पे दफन किए गए हैं। क्योंकि स्थानीय लोग बताते हैं कि हर साल यहाँ पे गंगा का पानी जब बढ़ता है तो ये इलाका पूरा डूब जाता है। अगर ये पुरानी कब्रें होती या पिछले साल की होती तो ये गंगा के पानी के साथ ये यहाँ पे मिट चुकी होती। तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। ये उन लोगों की भी हो सकती हैं जो कुछ अननेचुरल डेथ के कारण, लोग मान्यताओं के कारण यहाँ पे उनको जलाने के बजाय दफन कर देते हैं। लेकिन बड़े तादाद में लोग कहते हैं कि उनकी भी कब्रें हैं जिनके अपने उनकी चिता के लिए लकड़ी भी नहीं खरीद सके। तो ये सारी कब्रें, ये दर्दनाक मंजर यहाँ का है उन्नाव के रौतापुर का। उन्नाव के रौतापुर में गौरव शर्मा, कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारे साथ कमाल खान भी जुड़ गए। कमाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका क्या आंकलन है। एक तो कारण इन जो हमने तस्वीरें देखी उसका, परसों से तस्वीरें चल रही हैं और वाकई में दिल दहला दे रही हैं कि क्यों इस तरह के हालात बन रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन का क्या रुख है, क्या आपका आंकलन? देखिए, ऐसा है कि वहाँ के डीएम से हम लोगों की बात हुई थी। उनका कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग परंपरागत रूप से अननेचुरल डेथ या किसी कुंवारी लड़की की मौत होने के बाद उनको दफना देते हैं, उनकी चिता नहीं जलाते हैं, उनका अंतिम संस्कार इस तरह करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये कहना मुश्किल है कि ये जो दफन किए हुए लोग हैं
इनमें से कौन कोरोना से मरा है और कौन ऐसा है जो कोरोना से नहीं मरा है। और ये बात कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि गांव में जब कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही है तो जब तक वहां पे टेस्टिंग नहीं होगी, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि जो बीमार लोग हैं उनको कोरोना, वो कितने कोरोना पॉजिटिव हैं और कितनों को कोई दूसरी बीमारी है, तब तक ये सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन गांवों में पंचायत चुनाव के बाद से बहुत बड़े पैमाने पे लोग बीमार हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पे ये देखा गया है। जौनपुर में हमारे सहयोगी ने आज बताया था कि 30 दिनों में 25 लोग एक गांव में मर गए हैं। इसी तरह बुलंदशहर के एक गांव में 30 लोगों के मरने की खबर थी। 18 लोगों की हमने लिस्ट बनाई थी जो वहां 15 दिन के अंदर मर गए हैं। किसी गांव में 10, 15, 20 आदमी एक छोटे से गांव में 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर मर जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब ये कहना मुश्किल है कि जो कब्रें हैं इनमें कितने लोग कोरोना से मरे हैं, लेकिन जो वहां पे जानवर चराने वाले लोग घूम रहे थे, गांव के लोग घूम रहे थे, उन लोगों से हम लोगों ने बातें की। वो कह रहे थे कि पहले लाशें यहां बहुत कम आती थी, पिछले 1 महीने से उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये जितनी खबरें हैं वो उनका कहना था ये तकरीबन 1 महीने के अंदर बनी हुई हैं। बिल्कुल कमाल, ये जो आपने हमें समझाई है हकीकत, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अब हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी वहाँ का हाल ठीक नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है, टेस्ट भी ना के बराबर हो रहे हैं। पूर्व संघ प्रमुख रहे राजेंद्र सिंह के परिवार को भी इलाज का अभाव झेलना पड़ा, जिसमें उनके भतीजे के बेटे की मौत हो गई। इस इलाके में अपनों को खोने वाले अन्य परिवार भी नदारद स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कह रहे हैं। बनेल गांव में घुसते ही हमें इसके एक खास गांव होने का संकेत मिल जाता है। यह आरएसएस के चौथे सरसंघ चालक राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया का गांव है। जानलेवा कोरोना वायरस उनके परिवार तक भी पहुंच गया है। 3 मई को रज्जू भैया के भतीजे के 38 साल के बेटे गगन प्रताप सिंह तोमर की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। उनके चाचा ने भारी मन से सरकारी मदद न मिलने की शिकायत की। आपके किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई? हाँ, चाचा के लड़के की डेथ हुई। अब वो शाम को एडमिट हुआ है, सुबह टेस्टिंग, डॉक्टर आने के कोई मतलब प्रशासन की तरफ से? कोई कुछ नहीं। एक दिन आए थे डॉक्टर, वो कर ले गए। 70-75 लोगों की जांच की, उनमें 10-15 पॉजिटिव निकले थे। अच्छा, उसके बाद कोई कुछ नहीं। कहाँ से मदद कहाँ से ले पा रहे हैं? कहीं नहीं, अस्पतालों में मना कर देते हैं, कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन वगैरह, बेड ही नहीं है खाली। हमें उन लोगों के नाम की एक लिस्ट मिली जो हाल के दिनों में अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये घर उन्हीं में से एक 84 साल के रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर शुक्लाल शर्मा का है। कोरोना का टेस्ट कराया उन्होंने? कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे वो चुनाव वगैरह का वो चल रहा था। हाँ। उन्होंने बोला था कि एक बार टेस्ट करवा लो, तो टेस्ट करवाने के लिए हम जो गए तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी जो है ना प्रधानी के वो इलेक्शन वगैरह के चक्कर में जो है ना अभी यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है। अच्छा, तो टेस्ट उनका नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो उनको क्या खांसी थी? उनको कोई खांसी नहीं थी, बुखार नहीं था, कुछ नहीं था। अच्छा। उनकी सिर्फ जो है सांस जो है थोड़ी जैसे निमोनिया टाइप बन जाता है ना, सांस नहीं ले पा रहे थे वो? हाँ, कब जम गया था। फिर जब आप गए अस्पताल ले गए उन्हें? अस्पताल के लिए हमने बात की। हाँ। यहाँ पे जो है आपको खुर्जा बात की, जटिया में बात करी, यहाँ आपके कैलाश में भी बात की खुर्जा। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि देखिए जो आप दे रहे हैं यहाँ वो भी नहीं मिल पाएगा। यदि वो वहाँ 4-6 दिन जिंदा रहेंगे, यहाँ पर 2 घंटे की उम्मीद मत करिए। यहाँ सरकार और उस पार्टी पर मगर जो लोगों है, का गुस्सा खूब पड़ता है जिसे वोट देकर वो सत्ता में लाए थे। थोड़ा सा पूछ रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे ख्याल से कट्टर भाजपा समर्थक होते हैं, तो बताया कि सर, तो अभी भी अब आप जैसे जो योगी सरकार है उस पर कुछ नाराजगी है यहाँ? जैसे लोग मानते हैं कि वो नाराजगी क्या, इससे ज्यादा नाराजगी क्या मानेंगे? नाराजगी होगी, कोई सुविधा नहीं मिल रही, फायदा क्या उसका? हम लोगों ने ही इन लोगों को बनाया है, भेजा है। ये लोग बना आराम से ऐश कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं, मरवा रहे हैं लोगों को, इनको पता है लोग मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ?
कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा हो बताओ। यही नहीं है, हमारे यही नहीं है, कहीं आप भी कह रहे हैं आपने बनाया जैसे बीजेपी को, मतलब जैसे आप लोगों ने वोट किया है इतने सालों से, यहाँ के शायद एमएलए भी भाजपा के हैं। हाँ, वो कभी आए हैं यहाँ, देखे? कभी नहीं आए, अभी नहीं आए, जो है आते हैं वोट मांगने के लिए आ गए, मतलब जो है सब वही चल रहा है। सुशील राघव की बेटी की आंखें नम हैं, हाथ में मृत पिता की तस्वीर है। सभी मौतों की कमोबेश एक ही कहानी है, अचानक ऑक्सीजन की कमी, कोविड टेस्ट न होना और फिर मौत। शिकायत सरकारी अनदेखी की है। मैं ऑक्सीजन लेवल गिरा हुआ था उनका, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने कहा इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाइए, दीनदयाल उन्होंने नाम बताया था, तो हम वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया, कोई आ ही नहीं रहा था, आपस में बातें कर रहे थे। वो ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हुई, उन्हें ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल पाई। अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद से वो हमारे बीच में होते आज। सर से पिता का साया उठने का मतलब ये है कि अब इन 3 भाई बहनों को किसी का आसरा नहीं है। जो है हम और हमारी मैडम अशोक कुमार स्थानीय डॉक्टर हैं, फिर भी उनके बेटे को बुखार बढ़ता चला गया, लेकिन उन्होंने कोविड टेस्ट नहीं कराया। कुछ ही समय बाद 36 साल के सौरभ की मौत हो गई। आपने कोरोना का टेस्ट करा है उसका? कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका। क्यों, किस वजह से? मतलब पता ही नहीं था जो है हमें कि ये कोरोना हो सकता है इसको। अच्छा, बुखारी में जो है उसको फिर जो है सांस लेने में दिक्कत हो गई। ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो 54 आया। 54 आने के बाद में वो बोलेगा तो जो है इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, और हमारे यहाँ जो है कोई बेड वगैरह खाली नहीं है। बेटे की मौत के बाद पूरे परिवार ने कोविड टेस्ट करवाया। उसके बाद में जो है हमने जो है टेस्ट कराए। कहाँ? पूरे घर के जो है यहाँ पास, और तो उसमें जो है हम और हमारी मैडम हाँ, ये पॉजिटिव आई जो है। हर रोज बढ़ती मौतों और गांव के वीआईपी दर्जे के बावजूद लोग अनदेखी की शिकायत कर रहे हैं। सांसद जी ने हमें बताया गया कि गांव में सिर्फ एक बार ही सरकार की ओर से टेस्टिंग कराई गई, और वो भी सिर्फ 78 लोगों की, जबकि गांव की आबादी 10,000 है। बनेल के नाम से तो वैसे नहीं देखते, और किसी गांव से भी तो देखते लेते, बनेल के गांव से नहीं देखते। डॉक्टर भी दवा नहीं दे रहे हैं। क्यों? बनेल में पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, इस वजह से नहीं दे रहे हैं दवा को। अच्छा, इसलिए घबरा रहे हैं? हाँ, घबरा रहे हैं दवा देने से। बनेल के लोगों से घबरा रहे हैं कि बनेल के लोगों को दवा नहीं देंगे। अब तक 30 से 40 लोग मर चुके हैं। हाँ, यही मैं कितने मर अब तक 30 से 40 लोग मर चुके हैं। डेली 1-2 लोग मरते हैं। 30 से 40 लोग मर चुके हैं। जो कि बचा भी तो लेते हैं, छपा भी तो लेते हैं, फिर भी गांव में कोई व्यवस्था नहीं हो रही। फिर भी कोई नहीं अभी देखने 3 वाला, दिन पहले नहीं सुनने वाला। स्वास्थ्य की टीम आई थी, 79 चेकअप हुआ, इसमें 19 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, 79 मतलब करीब 80 लोगों का हुआ, और उसमें चेकअप करीब हुआ, 19 20 पॉजिटिव है। 20 जो लोग पॉजिटिव। पॉजिटिव हैं वो भी घर पे ही हैं, छोड़ा गया है। वो भी घर पे ही हैं, कोई पालन नहीं, कोई कुछ नहीं, घूम रहे हैं लेकिन घर पे हैं। कहीं भी एडमिट नहीं, कहीं एडमिट नहीं, कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं अपने यहाँ पे कुछ ले रहे हैं, देसी उपाय वही चल रहा है, कहीं घर पे वही चल रहा कुछ है। नहीं है। कुछ नहीं। ये गांव जैसे रज्जू भैया से जुड़ी है, आरएसएस के इतने बड़ा नेता हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि प्रशासन जैसे भाजपा की सरकार है तो थोड़ी सी कोई भी देखभाल नहीं हो देख रही। तो देख ले। कोई देखभाल नहीं, कोई भी देखभाल नहीं जी जा का रही है। गाँव है, उस हिसाब से हमारे गाँव में कोई व्यवस्था कोई भी नहीं सुविधा है। नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। जिला बुलंदशहर में एक बनेल गांव ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। गोद भी ले रखा है, और डेली मौतें हो रही हैं। सांसद जी ने गोद भी ले रखा है। अच्छा, जो बोला सिंह जो बीजेपी के एमपी हैं, बोला सिंह इज द बीजेपी एमपी फ्रॉम बुलंदशहर, उन्होंने ये गोद ले रखा है इस गाँव को, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। कोई सुविधा नहीं है। गांव वाले हमें स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जिसकी हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। स्थानीय डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले, सिर्फ एक स्वास्थ्य कर्मचारी था जो गांव में टीकाकरण का प्रभारी है। यहाँ के डॉक्टर बताया नहीं, क्वारंटाइन पे। डॉक्टर ही क्वारंटाइन पे हैं। क्या नाम है उनका? रवि शर्मा। रवि शर्मा। अच्छा, क्वारंटाइन पे क्यों चले गए वो? उन्होंने L2 में ड्यूटी की थी ना, कोरोना हॉस्पिटल में। अभी यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। चल रहा है, कोई आता नहीं है इनमें से। वैक्सीनेशन के लिए नहीं आ रहा?
मुश्किल से किसी दिन 4 लग जाओ 10 लग जाओ, बस ऐसे ही। 4 तारीख से है, 4 अप्रैल से स्टार्ट यहाँ पर। 4 अप्रैल से, मतलब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। बस 1000 वैक्सीन नहीं लग पाई यहाँ पे। यहाँ कोई आ रहे हैं लोग वैक्सीन कराने? जी आते हैं, कम आते हैं। फोन करने के बावजूद भी वो ये बोलते हैं कि हमें लगवाना नहीं है, सेकंड डोज लगवाने की वजह से हम खत्म हो जाएंगे। तो उनको हम काफी समझाते भी हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। कुछ लोगों को आ जाता है समझ में, तो वो आ जाते हैं लगवाने के लिए। कुछ नहीं आते, कह देते हैं हम आएंगे, आते नहीं है। ये आपको भी यही तजुर्बा? हमें आशा से कहलवाते हैं, वो मैक से भी बुलवाते हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। So here at this primary healthcare center at the outskirts of the village, we begin to understand the multiple challenges which are feeding the cycle of infection and death in UP's villages. On one hand, you can see this broken down center where there is literally no outreach to fight the virus. The sole doctor here is missing. On the other hand, you have a vaccine drive that's going on, which is faltering. One, because 18 to 45 has not even started yet. And two, because these villagers you can see gathered here, many of them, according to medical officials here, don't want to come forward because of fear or misapprehensions about what the vaccine will do. Even though every day these same villagers have been hearing and telling us stories of infection and death. जैसे ही हम गांव से निकलने को तैयार हुए, ये लोग हमें रोकने लगे। हमारे जरिए ये सत्तारूढ़ दल को चेतावनी का संदेश देना चाहते हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, पर ये गांव तो पूरा बीजेपी को वोट दे आ रहा है। कहीं नहीं, अब नहीं दी, आपके कहाँ दिया बीजेपी को वोट? बीजेपी का कैंडिडेट तो हारा है। तुम्हें जिला पंचायत ही हारा है। जिला हार गया है? हार गया। अच्छा, चौथे नंबर पे आया। कौन से नंबर पे है? चौथे पे। 20 सीट हारी है जिले में। टोटल 20 सीट हारी है बीजेपी जिले में हारी है। जो है लोग खिलाफ हैं बीजेपी से, क्योंकि एंटी हो गए। हाँ, किस वजह से? कोई भी सुविधा नहीं मिल रही गाँव में। तो आप हमेशा बीजेपी को डालते आ रहे थे? जी, हमेशा बीजेपी को। इस बार इस चुनाव, ये पंचायत इसमें जो है पंचायत चुनाव में तो जो है हमने अपने संबंधों में दिए वोट। 5 साल से हमारे यहाँ पे मंत्री हैं अनिल शर्मा। विधायक निधि से 1 रुपया हमारे गांव में अभी तक नहीं लगा है। 5 साल से ना सांसद निधि से लगा है। और जब ये जिला हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या फायदा है बीजेपी को वोट करने का? तो इस बार लोग दूसरा सोच रहे हैं कि किसको मतलब कि अब ये तो पता चले किसको क्या है। अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को नहीं है। सपा आएगी जाता। कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ बुलंदशहर के बनेल गांव से श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब देश की बात में आगे है, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों कम हो रहे हैं कोरोना के टेस्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार जब मामलों में उछाल आया, तब भी इन दोनों राज्यों ने कुल टेस्टिंग के 70% RT-PCR टेस्ट नहीं किए। संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन उस लिहाज से टेस्टिंग नहीं। बिहार के अप्रैल और मई के आंकड़ों को देखें तो जहां अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में 3,41,742 RT-PCR टेस्ट किए गए, वहीं मई के शुरुआती 10 दिनों में RT-PCR का ये आंकड़ा 2,02,004 पर सिमट गया। RT-PCR टेस्ट में गिरावट आई, जबकि इससे दर्ज होने वाला पॉजिटिविटी रेट अप्रैल के मुकाबले करीब 7 गुना ज्यादा जा पहुंचा। अप्रैल में जहां 10 दिनों में RT-PCR की पॉजिटिविटी रेट औसतन 2.69% था, वो औसत मई के 10 दिनों में 20% पर जा पहुंचा। टेस्टिंग में उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं। ये तुलना भी अप्रैल और मई के शुरुआती 10 दिनों के आंकड़ों के आधार पर है। मामले बढ़ने के साथ साथ टेस्टिंग जरूर बढ़ाई गई, पर कुल टेस्ट का 70% RT-PCR पर नहीं पहुंचा जा सका। अप्रैल के शुरुआती 10 दिनों में 8,03,613 RT-PCR टेस्ट किए गए, वहीं मई के शुरुआती 10 दिनों में यह बढ़कर 11,97,011 तक जा पहुंचे। पर कुल टेस्ट के करीब 56% ही RT-PCR रहे। यही नहीं, अप्रैल में 40 से 48% के बीच रहने वाले RT-PCR टेस्ट मई में 43 से 56% के बीच रहे। ये महज टेस्ट में फेल होना नहीं, बल्कि संक्रमण को समझने और काबू में करने को लेकर
नीति और नीयत पर सवाल है। घरों में जाने जा रही हैं पर पता ही नहीं कि वजह क्या है। आबादी खतरे में है पर नीति अमल में लाने वाले मानो अनजान हों। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बिहार सरकार का दावा है कि उनके यहाँ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं क्योंकि पॉजिटिविटी लोगों की संख्या में कम हो रही है। बिहार के कैमूर जिले में एक गांव जहां एनडीटीवी की टीम पहुंची तो यहां 25 दिनों में 34 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहां गांव के 70% लोगों को खांसी और बुखार है। देखिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। ये कैमूर के बामोर खास गांव के लोगों का दुख दर्द है। गांव के लोग बताते हैं पिछले 25 दिन में 34 लोगों की मौत हुई है। लोगों का कहना है शुरुआत में कोरोना के लक्षण पर टाइफाइड की दवा दी जा रही है। हमारे पिताजी का जो बुखार आया था तो बुखार की दवाई कर रहे थे हम। जांच करवाए तो डॉक्टर साहब ने टाइफाइड बताया, उसी का दवा चल रहा था। बुखारे में जो 1-2-4 दिन तक दवाई चला, इसके बाद जो है कि इतना डेट कर गए। इतना कम समय में इतना मौत कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ ऐसा। तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण है या हाँ, हम लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण ही है। गांव में कामता कांड पांडे जैसे कई लोग मिले जिनकी कहानी बताती है कि लोगों के इलाज में जमकर लापरवाही हो रही है। फर्स्ट में मुझे मलेरिया हुआ, इसके बाद टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड से फिर कोविड का शिकायत आ गया था। अच्छा, फिर कैसे? फिर यहाँ पे बेहोश हो गया मैं, फिर मोहनिया गया तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा, 36 घंटे रहा था। इसके बाद रिकवर होने के बाद आया। तो गांव में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना का ही लक्षण यहाँ तो दिखाई दे रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी नहीं है। यहाँ न डॉक्टर है, ताला जड़ा हुआ है उसमें। अभी गांव में क्या स्थिति है? लोग बीमार हैं? अभी बीमार हैं, लगभग 70% आदमी का यहाँ बुखार चल रहा है और खांसी। इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ इलाज हो रहा है? यहाँ पर जो डॉक्टर हैं गांव स्तर से छोटे मोटे डॉक्टर, मोहनिया का स्थिति है, सरकारी अस्पताल पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जिसका भी घट रहा है तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। सरकार कह रही है कि फिलहाल मामलों में कमी आ रही है और वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन हकीकत में गांव में स्थिति बद से बदतर हो रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, कैमूर से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारों को क्या दिए हैं आदेश। तो प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार फंसे प्रवासियों को परिवहन प्रदान करने पर राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे। साथ ही केंद्र, दिल्ली, यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराए। तो कई अहम बातें हैं इस आदेश में। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास। आशीष, ये बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों, प्रवासी मजदूरों का संज्ञान लिया है। क्या अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए हैं राज्य सरकारों को? जी देखिए, पिछले साल भी निधि इस तरह के सोमोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे डायरेक्शन दिए थे, जिसमें किराए की बात थी कि उनको किराया न देना पड़े। उस समय किराया वसूला जा रहा था उनसे, ट्रेन का, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब एक और अर्जी दाखिल की गई थी और कहा गया था कि माइग्रेंट्स को, प्रवासी मजदूरों को यूं ही छोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा, और कई राज्यों में लॉकडाउन भी है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सुनवाई की और एक आदेश जारी किया है। अंतरिम आदेश ये है और उसमें कहा गया है दिल्ली और एनसीआर में जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं, उनको दिल्ली, केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार परिवहन उपलब्ध कराए ताकि वो घर जा सके। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कही है कि एनसीआर में जो लोग प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए ये सभी राज्य और केंद्र सरकार सूखे राशन का इंतजाम करेंगे, जैसा कि मई से केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि आत्मनिर्भर भारत
योजना के तहत उन लोगों को सूखा राशन दिया जाएगा और उनसे कोई पहचान पत्र नहीं मांगा जाएगा। इस दौरान सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन उनसे मांगी जाएगी कि उनको इसकी ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये भी कहा है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं दिल्ली और एनसीआर में, उनके लिए सामुदायिक रसोई का गठन किया जाए, स्थापित की जाए, ताकि एक दिन में 2 बार भोजन की व्यवस्था उन लोगों के लिए हो। इसके अलावा ये भी कहा है कि जो कदम उठाए गए हैं, जो कदम आगे उठाए जा रहे हैं, कई राज्यों ने अभी तक अपने जवाबी हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं, सारी स्थिति नहीं बताई है, ब्यौरा नहीं दिया प्रवासी मजदूरों का, वो सारा ब्यौरा 10 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 24 मई को करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे काफ़ी चिंता है प्रवासी मजदूरों की और उनकी देखरेख की जानी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार रेलवे को कहे कि प्रवासी मजदूरों को गांव वापस ले जाने के लिए जो ट्रेन है वो भी चलाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जल्द ही संज्ञान ले लिया है प्रवासी मजदूरों का। बहरहाल देश की बात में आगे है, दिल्ली के गांव की हालत भी ठीक नहीं है। नजफगढ़ इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश की राजधानी दिल्ली के गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। कई गांवों में हर रोज मौतें हो रही हैं। कुछ गांव तो दिल्ली में ऐसे हैं जहां 500 से ज्यादा मामले हैं। ग्रामीणों को अब भी आसानी से अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीर में अपनी मूंछों पर ताव दे रहे 33 साल के मनोज अब इस दुनिया में नहीं है। रविवार को सही समय पर ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मनोज ने दम तोड़ दिया। मनोज के गांव झटीकरा में पिछले 10 दिनों में 11 मौतें कोविड से हो चुकी हैं। मेरा छोटा भाई भी इसी मनोज जो था इसीलिए चला गया कि टाइम पे ना तो हॉस्पिटल मिला तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिली, कि इतना यंग एज में चला गया कि ऐसे नहीं कि उसको बीमारी थी या कुछ भी, बिल्कुल फिट था। अगर टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो शायद हमारे बीच होता। जो नजफगढ़ का झटीकरा गांव कोविड का नया हॉटस्पॉट है। यहाँ 2500 की आबादी में 800 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। सर लगभग 2500 की आबादी का ये गांव है और ये लगा लो 700-800 के करीब हर घर में तकरीबन संक्रमण है। कोई ऐसा घर नहीं बच रहा होगा, आदमी बच रहे हैं, घर नहीं बच रहा होगा। मुझे बिल्कुल देखो यंग गया है, मेरा सहपाठी गया, बिल्कुल आंखों में दर्द, आंसू भरे हुए हैं, बिल्कुल सहपाठी गया मेरा। गांव के हालात खराब होते देख दिल्ली सरकार की टीमें भी गांव में संक्रमित ग्रामीणों को दवाइयां देती नजर आईं, लेकिन यहां से नजदीकी सरकारी ऑक्सीजन वाला अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है। झटीकरा गांव से निकलकर हम नजफगढ़ के शिकारपुर गांव पहुंचे। यहां भी हालात बेहद बुरे हैं। पिछले 1 हफ्ते में 8 ग्रामीणों की कोरोना से मौत हुई है। गांव के निवासी रमेश को कोरोना हुआ, लेकिन कहीं बेड ना मिलने से उनकी मौत हो गई। रात में एक आदमी नाम रमेश त्यागी था, रात में बीमार हुआ तो उसके लिए एक हमारे यहाँ जाफरपुर हॉस्पिटल है उसमें गए। वहाँ कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं थी उनको देने के लिए। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल नजफगढ़ गए जो हमारा शहर लगता है, यहाँ से 10 किलोमीटर है वो भी। वहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं थी, वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी छोटा हो डिस्पेंसरी हो, कोई सुविधा नहीं है। और उनकी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई। गांव के हालात बहुत ख़राब हैं जी। लगभग 200 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हैं। प्रशासन से बहुत ज़्यादा जितना भी है मैक्सिमम जो मिला है वो एक मेडिसिन और ऑक्सीमीटर की सुविधाएं पहुंच रही है। ना तो कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, ना ही कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, और ना ही कोई दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई हेल्थ की तरफ से कोई इस तरह से कोई अधिकारी यहाँ पे कोई विजिट करके गया कि इतने हालात खराब होने के बावजूद भी लोगों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। यानी चमचमाती हुई दिल्ली से बाहर निकलते ही कोरोना के आगे बेबस गांव की सच्चाई सामने आ जाती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो गांव में टेस्टिंग बढ़ा रही है और मरीजों को घर घर जाकर दवाइयां भी दी जा रही हैं। हर जिले के गांव देहात में खास करके खूब जांच कराई जा रही है, क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। हर जगह, हर गांव के पास या उस गांव के अंदर जो स्कूल है उसे एक टेस्टिंग फैसिलिटी में तब्दील किया गया है। तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम टेस्ट हो और उसके हिसाब से आइसोलेशन हो। हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, सबके गांव के हाल बुरे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि इन गाँव में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और अगर बात करें शिकारपुर की और या फिर इनके बगल में जो झटीकरा गांव है, वहां पर लगभग 900 केसेस हैं जो एक्टिव हैं इस वक्त, और यहां पर अस्पताल भी 10 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल स्थितियां भले ही शहरों में बेहतर हो रही हों, लेकिन गांव में हालात अब खराब होते जा रहे हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली के गांव की ज़मीनी हकीकत के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पे जारी रहेगा। नमस्कार।